हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड रॉक साइकिल। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। क्लियर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स की। देखिए, जो चट्टानें होती हैं वो मेनली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो है उसको हिंदी में कहा जाता है आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री को अवसादी चट्टानें और मेटामॉर्फिक को रूपांतरित चट्टानें। तो इन्हीं तीनों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में, आग्नेय चट्टानों के बारे में। क्लियर। ये जो रॉक्स हैं इन्हीं को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। प्राइमरी रॉक्स इनको इसलिए कहा गया क्योंकि यही वो चट्टानें हैं जिनका पृथ्वी पर सबसे पहले निर्माण हुआ है। क्लियर। प्राइमरी चट्टानें इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चट्टानें पृथ्वी पर सबसे पहले निर्मित हुई है। क्लियर। बात करते हैं इनके निर्माण की। तो देखिए, इनका निर्माण जो है वो मैग्मा या फिर लावा इनके सोलिडिफिकेशन के कारण होता है। अब मैग्मा और लावा इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है, मैग्मा जो है वो तो होता है पृथ्वी की सतह के अंदर। क्लियर। जो मोल्टन रॉक्स हैं, जो पिघली हुई चट्टानें हैं, जब तक वो पृथ्वी की सतह के अंदर रहती है तो उनको कहा जाता है मैग्मा। क्लियर। और अगर वही पिघली हुई चट्टानें जो है पृथ्वी के अंदर से किसी तरह पृथ्वी की सतह पर बाहर आ जाए तो उसको बोलते हैं लावा। क्लियर। तो लावा जो है वो पृथ्वी की सतह पर होगा और मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर होगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो जो इग्नियस रॉक्स हैं वो मैग्मा और लावा के सोलिडिफिकेशन के कारण बनी है। मतलब मैग्मा और लावा के ठंडा होने के कारण जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उनको कहा जाता है इग्नियस रॉक्स। क्लियर। इस फोटो पर आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर नीचे ये है मोल्टन मैग्मा और ये जो मोल्टन मैग्मा है इसी से निर्माण होता है इग्नियस रॉक्स का। अभी ये जो मोल्टन मैग्मा है ये 2 तरीके से ठंडा हो सकता है। इसका सोलिडिफिकेशन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। नंबर 1 ये है कि ये जो मोल्टन मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाए, पृथ्वी के अंदर ही इसका सोलिडिफिकेशन हो जाए और निर्माण हो इग्नियस रॉक्स का। तो ये जो चट्टानें बनी है आग्नेय चट्टानें ये पृथ्वी के अंदर बनी है। क्लियर। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो मोल्टन मैग्मा है ये ऊपर उठे और ऊपर उठकर पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाए और पृथ्वी की सतह पर निर्माण हो आग्नेय चट्टानों का। तो इस प्रकार से जो मैग्मा है, मैग्मा ठंडा कहाँ पर हो रहा है, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की सतह से बाहर आकर वो ठंडा हो रहा है। तो इस आधार पर जो आग्नेय चट्टानें हैं वो भी आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। क्लियर। अब हम लोग यही बात करते हैं कि जो मोल्टन मैग्मा है वो किस प्रकार से ठंडा होता है, वो ठंडा होने में कितना टाइम लेता है और वो ठंडा हो कहाँ पर रहा है, पृथ्वी की सतह के अंदर ठंडा हो रहा है या पृथ्वी की सतह पर आने के बाद ठंडा हुआ है। तो इस आधार पर जो आग्नेय चट्टानें हैं, जो इग्नियस रॉक्स हैं, उसको हम लोग 3 भागों में बांटकर देखते हैं। नंबर 1 होती है प्लूटोनिक रॉक्स, नंबर 2 वोल्केनिक रॉक्स और नंबर 3 इंटरमीडिएट रॉक्स। क्लियर। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं वो इग्नियस रॉक्स के प्रकार हैं। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं प्लूटोनिक रॉक्स की। इन्हीं को कहा जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है अंदर। क्लियर। तो इन चट्टानों का निर्माण जो है वो मैग्मा के ठंडे होने के कारण ही होगा, लेकिन मैग्मा जो है वो पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर ही ठंडा हो जाता है और निर्माण होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। क्लियर। इस फोटो पर आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर नीचे ये है मैग्मा चैम्बर। इस मैग्मा चैम्बर में क्या है? इस मैग्मा चैम्बर में है मोल्टन मटेरियल, पिघले हुए पदार्थ, पिघली हुई चट्टानें। तो बेसिकली यहाँ पर है मैग्मा। अब ये जो मैग्मा है, जब ये मैग्मा इसी चैम्बर के आसपास ठंडा हो जाए, इसी चैम्बर के आसपास इस मैग्मा का सोलिडिफिकेशन हो जाए तो निर्माण होता है प्लूटोनिक रॉक्स का, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये लिखा है प्लूटोन। प्लूटोन मतलब प्लूटोनिक रॉक्स। और बात करें इसके एग्जाम्पल की तो आपको याद रखना है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की चट्टानें जो हैं वो प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगी? जो कि आपको पृथ्वी की सतह से काफ़ी नीचे मिलेगी। और निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा? निर्माण हुआ होगा मैग्मा के ठंडा होने के कारण। क्लियर।
आगे बात करते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में, जिनको कहा जाता है वोल्केनिक रॉक्स। क्लियर। अब नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर की साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्मा है, मैग्मा पृथ्वी की सतह के आसपास या फिर पृथ्वी की सतह से बाहर आकर ठंडा होता है। बात समझ में आ रही है। मैग्मा जो है वो पृथ्वी की सतह के आसपास या पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर ठंडा होता है, उसका सोलिडिफिकेशन होता है और निर्माण होता है वोल्केनिक रॉक्स का। इस फोटो में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे यह है मैग्मा चैम्बर। जब मैग्मा इस मैग्मा चैम्बर से ऊपर उठे इस प्रकार से, और ऊपर उठ के वो कहाँ पर आ जाए, वो आ जाए पृथ्वी की सतह के आसपास या फिर पृथ्वी की सतह से बाहर, और इस प्रकार से आकर वो ठंडा हो जाए, तो निर्माण होगा वोल्केनिक रॉक्स का, वोल्केनो का। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो वोल्केनो क्या होते हैं, वोल्केनो जो हैं वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। क्लियर। और बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो आपको याद रखना है बेसाल्टिक रॉक्स और दक्कन ट्रैप। जो इंडिया का दक्कन ट्रैप है वो किस प्रकार की रॉक है, वो है आपकी वोल्केनिक रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तीसरे प्रकार की इग्नियस रॉक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि होती है डाइक रॉक्स या फिर जिनको कहा जाता है इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स। क्लियर। अब नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरमीडिएट का मतलब हुआ कि ये जो चट्टानें हैं ये आपको प्लूटोनिक रॉक्स और वोल्केनिक रॉक्स इनके बीच में कहीं पर देखने को मिलेगी। क्लियर। फिगर से समझते हैं। देखिए ये सबसे नीचे यहाँ पर ये है प्लूटोनिक रॉक्स। इनका निर्माण कैसे हुआ था, इनका निर्माण हुआ है मैग्मा चैम्बर के आसपास मैग्मा के ठंडा होने के कारण। क्लियर। और ऊपर यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर ये क्या है, ये है वोल्केनिक रॉक्स। तो इन दोनों चट्टानों के बीच में कहीं पर आपको देखने को मिलेगी इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स या फिर जिनको कहा जाता है डाइक रॉक्स। तो ये वाली चट्टानें जो हैं, ये देख पा रहे हो आप, यही है बेसिकली आपकी इंटरमीडिएट रॉक्स, डाइक रॉक्स। इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, इन चट्टानों का निर्माण जो है वो ऊपर उठते हुए मैग्मा के ठंडा होने के कारण ही होता है। लेकिन मैग्मा जो है वो पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाता है, वो बीच में ही ठंडा हो जाता है और निर्माण होता है डाइक्स रॉक्स का। क्लियर। अब ये जो इंटरमीडिएट चट्टानें हैं इनके भी कुछ प्रकार हैं जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। क्या है, देखिए अगर मैग्मा जो है वो वर्टिकली उठे और ठंडा हो जाए, क्लियर, वर्टिकली उठने के बाद में वो ठंडा हो जाता है तो बनती है डाइक रॉक्स। इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये है डाइक। ये किसका प्रकार है, ये इंटरमीडिएट चट्टानों का ही प्रकार है। क्या हुआ है इसमें जो मैग्मा है वो वर्टिकली उठा है और उठने के बाद वो ठंडा हो गया है, वो निर्माण हुआ है डाइक का। क्लियर। और दूसरी ओर अगर मैग्मा हॉरिजॉन्टली चले और हॉरिजॉन्टली चलने के बाद में वो ठंडा हो जाए तो निर्माण होता है सिल का। फिगर में देख सकते हैं आप यहाँ पर ये क्या है, ये है सिल। इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है मैग्मा के हॉरिजॉन्टली चलने के बाद ठंडा होने के कारण, उसका सोलिडिफिकेशन होने के कारण। क्लियर। एक तीसरे प्रकार की चट्टानें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है लेकोलिथ। अब लेकोलिथ का जो अपर सरफेस है वो डोम के आकार का होता है। फोटो में आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर लेकोलिथ। क्लियर। लेकोलिथ जो है वो भी आपकी इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स ही हैं। तो ये तीनों चट्टानें डाइक, सिल और लेकोलिथ ये क्या हैं, ये इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स हैं। इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं एसिडिक रॉक्स के बारे में और बेसिक रॉक्स के बारे में। देखिए ये भी एक अलग तरीके का क्लासिफिकेशन होता है रॉक्स का, जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। क्लियर। बात करते हैं एसिडिक रॉक्स की। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिक रॉक्स के कंपोजिशन की, तो एसिडिक रॉक्स में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है सिलिका। सिलिका मतलब सैंड। क्लियर। तो सैंड जो है वो एसिडिक रॉक्स में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। लगभग 80% जो है एसिडिक रॉक्स में सैंड होती है। क्लियर। बाकी जो और बचा उसमें होता है एल्यूमिनियम, एल्कलीज, मैग्नीशियम और आयरन ऑक्साइड जैसे मेटल्स। क्लियर। अब ये जो मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन जैसे, ये मेटल होते हैं हैवी। क्लियर। और यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये जो हैवी मटेरियल्स हैं ये एसिडिक रॉक्स में काफ़ी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है सिलिका, और सिलिका होती है हल्की। तो इस कारण से जो एसिडिक रॉक्स हैं वो कम डेंसर होती है, उनकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी कम होती है। ये काफ़ी हल्की माउंटेन होती है, लाइटर रॉक्स होती हैं। क्लियर।
और यही कारण है कि जो अर्थ की क्रस्ट है और अर्थ की क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है जिसको सियाल कहा जाता है, फोटो में आप देख सकते हैं ये वाली लेयर, ये वाली जो लेयर है ये कौन सी लेयर है, ये अर्थ की क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको कहा जाता है क्या, सियाल। इसका निर्माण जो है वो काफ़ी हल्की चट्टानों से होता है, इसी वजह से सबसे ऊपर होती है। और ये चट्टानें किस प्रकार की हैं, ये हैं एसिडिक रॉक्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें, देखिए ये जो एसिडिक रॉक्स हैं इनके बारे में हमें ये जानकारी मिली कि इनमें जो सिलिका है, जो सैंड है, वो काफ़ी मात्रा में होता है। क्लियर। और सैंड या फिर मिट्टी, इसके बारे में एक फैक्ट आपको ये पता होगा कि जो मिट्टी है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ही वो ठंडी हो जाती है। जैसे कि हम लोग रेगिस्तान के बारे में बात कर सकते हैं। रेगिस्तान जो है वो दिन में काफ़ी गर्म हो जाता है और बात करें रात की तो रात में वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। अगर हम लोग इसकी तुलना करते हैं वाटर बॉडीज से, पानी से, पानी क्या होता है, वो धीरे धीरे तो गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। कारण क्या है, कारण इसका हम लोग जानते हैं जो कि फिजिक्स में पढ़ते हैं। पानी जो है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एसिडिक रॉक्स जो हैं उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है। और मिट्टी के बारे में एक फैक्ट जो कि आपको याद रखना है कि मिट्टी जो है वो जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं कि एसिडिक रॉक्स का निर्माण कैसे हुआ है। एसिडिक रॉक्स का निर्माण होता है एसिडिक मैग्मा से। और एसिडिक मैग्मा में जो सिलिका कंटेंट है, जो सैंड की मात्रा है, वो ज़्यादा होती है। और जब ये मैग्मा पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है तो ये मैग्मा अपने आसपास ही बड़ी तेज़ी से ठंडा हो जाता है। ये मैग्मा जो है वो दूर तक फैलता नहीं है। इसका कारण मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। तो एसिडिक मैग्मा जो है वो अपने आसपास ही तेज़ी से ठंडा हो जाता है, वो फैलता नहीं है दूर तक और निर्माण होता है हाईएस्ट माउंटेन्स का। तो हाईएस्ट माउंटेन्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको एसिडिक रॉक्स देखने को मिलती है। एक बात आप मुझे बताओ कि मैग्मा निकला और मैग्मा निकलने के बाद में वो बहुत तेज़ी से ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद में फिर से मैग्मा निकला और वो जो ठंडी लेयर अभी जमी है उसके ऊपर फिर से मैग्मा जम गया और इस प्रकार से फिर से मैग्मा निकला और फिर से उस लेयर के ऊपर मैग्मा जम गया। तो इस प्रकार से जल्दी ठंडा हो रहा है मैग्मा। तो जो हाइट है माउंटेन की वो बढ़ती जाएगी ना। देखिए अगर मैग्मा फैलेगा, मैग्मा अगर फैलेगा तो जो हाइट है वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मैग्मा है उसको फैलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, वो तुरंत ठंडा हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उनका निर्माण जो है वो एसिडिक मैग्मा से होता है। क्लियर। ये चट्टानें हार्ड होती हैं, इनका जो अपक्षय होता है, इनका जो इरोजन वेदरिंग होती है, इनके अंदर जो टूट फूट होती है वो काफ़ी कम होती है। क्लियर। बात करें इनके एग्जाम्पल्स की तो भूलना नहीं है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्स और फेडल्सपर जो हैं वो एसिडिक रॉक्स होती हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं बेसिक रॉक्स की। बेसिक रॉक्स का जो कंपोजिशन है वो एसिडिक रॉक्स के अपोजिट होता है। देखिए बेसिक रॉक्स में जो सिलिका कंटेंट है वो कम होता है। कितना होता है, लगभग 40% के आसपास। और बाकी जो बचा उसमें शामिल है एल्यूमिनियम, एल्कलीज, मैग्नीशियम और आयरन ऑक्साइड। क्लियर। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो बेसिक रॉक्स हैं उनका जो कंपोजिशन है वो एसिडिक रॉक्स के अपोजिट है। क्लियर। तो इस प्रकार से जो हैवी मटेरियल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनकी मात्रा जो है वो बेसिक रॉक्स में ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये क्या है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और ये चट्टानें जो हैं वो भारी होती हैं। और यही कारण है कि जो पृथ्वी की क्रस्ट है और क्रस्ट की जो नीचे वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं सीमा। फिगर में आप देख सकते हैं ये जो है इसको बोलते हैं सीमा। क्लियर। ये पृथ्वी की नीचे वाली क्रस्ट होती है। नीचे क्यों है ये, क्योंकि ये भारी है। भारी क्यों है ये, क्योंकि इसका निर्माण हुआ है भारी मटेरियल से जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। क्लियर। और इसमें सिलिका कंटेंट जो है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है। देखिए सियाल क्या है, सियाल जो है पृथ्वी की क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसका निर्माण ज़्यादातर सिलिका से होता है। सियाल
सियाल में जो SI है उसका मतलब होता है सिलिका, और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि सियाल में जो सिलिका कंटेंट है वो लगभग 80% के आसपास होता है, और यहाँ पर ये जो AL है, AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर याद रखना है कि बाकी में एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स होते हैं जो कि काफ़ी कम मात्रा में होते हैं। क्लियर। बात करें सीमा की, सीमा में जो SI है, SI का मतलब सिलिका ही है, लेकिन यहाँ पर जो सिलिका कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है, लगभग 40% के आसपास। और बात करें Ma की, Ma का मतलब होता है यहाँ पर मैग्नीशियम। यहाँ से आपको याद रखना है कि सीमा में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन जैसे जो मेटल्स हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं। क्लियर। इसी वजह से ये भारी होती है, इसी वजह से सीमा जो है वो नीचे देखने को मिलेगी आपको, और सियाल जो है वो सीमा के ऊपर होती है। क्लियर। आगे बात करें, हम लोगों को पता चला कि जो बेसिक रॉक्स हैं उनमें जो सिलिका कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है। अब सिलिका कंटेंट काफ़ी कम है तो इनका निर्माण कैसे होगा? इनका निर्माण ऐसे होगा कि जब मैग्मा बाहर निकलेगा, मैग्मा जो है वो बड़ी धीरे धीरे ठंडा होता है। क्लियर। और वो जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसको फैलने का टाइम मिल जाएगा। क्लियर। तो मैग्मा जो है वो फैलने के बाद ठंडा होगा और निर्माण होगा प्लेट्यूज का, पठारों का। तो इस फोटो में आप देख सकते हो ये एक पठार है, ऊपर से कैसा है, ये फ्लैट है, देख पा रहे हो, फ्लैट। ये फ्लैट सरफेस इसका क्यों हुआ है? क्योंकि जो मैग्मा है वो पहले फैला है और फैलने के बाद में वो ठंडा हुआ है। फैला क्यों है वो? फैला वो इसलिए है क्योंकि ये जो मैग्मा है ये बेसिक इन नेचर है, ये बेसिक मैग्मा है जिसमें जो सिलिका कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है, और सिलिका के कम होने की वजह से ये धीरे धीरे ठंडा होगा, और चूंकि ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसको फैलने का टाइम मिल जाएगा, और ये फैलने के बाद एक फ्लैट सरफेस की फॉर्म ले लेगा और बनेगा प्लेट्यू, पठार। क्लियर। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एसिडिक रॉक्स हैं उनसे निर्माण होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का, और जो बेसिक रॉक्स हैं उनसे निर्माण होता है प्लेट्यूज का, पठारों का। क्लियर। आगे बात करें, ये चट्टानें जो हैं ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, इस वजह से इन चट्टानों में जो टूट फूट है, इनका जो अपक्षय है, इनकी जो वेदरिंग है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। क्लियर। बात करें इनके एग्जाम्पल्स की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बेसाल्ट, गैब्रो और डोलेराइट, ये क्या हैं? ये बेसिक रॉक्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, भूलना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इग्नियस रॉक्स के बारे में। क्लियर। देखिए, हम लोगों को पता चला कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उनका निर्माण मैग्मा से होता है, और मैग्मा क्या है? मैग्मा जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है मेटल ओर्स का। जो धात्विक अयस्क होते हैं वो बड़ी मात्रा में मैग्मा के अंदर देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मैग्मा के अंदर क्या देखने को नहीं मिलेगा। मैग्मा के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे फॉसिल्स, जीवाश्म, जीवन के अवशेष जो हैं वो मैग्मा के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। क्या मिलता है? मिलते हैं मेटल ओर्स। क्लियर। तो इस प्रकार से बात करें हम लोग मिनरल्स की कि कौन कौन से मिनरल्स जो हैं हमें इग्नियस रॉक से प्राप्त हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है जैसे कि मैग्नेटिक आयरन, निकेल, कॉपर, लेड, जिंक, क्रोमाइट, मैग्नीज, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है मेटल्स हैं जो आपको इग्नियस रॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, अवसादी चट्टानों की। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका निर्माण होता कैसे है। क्लियर। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो प्राइमरी चट्टानें हैं। क्लियर। मतलब जो इग्नियस रॉक्स हैं उनका निर्माण पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले हुआ है। क्लियर। तो अब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इन्हीं से दूसरी चट्टानों का निर्माण होगा। इस फोटो पर आपको ध्यान देना है। देखिए, मान लीजिए ये है इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। क्लियर। तो होगा क्या, समय के साथ ये जो चट्टानें हैं इनकी वेदरिंग होगी, इनका इरोजन होगा, इनका अपक्षय होगा, इनके अंदर टूट फूट होगी। क्लियर। और यहाँ से इनके जो टूटे फूटे टुकड़े हैं जिनको कहा जाता है सेडिमेंट्स, अवसाद, उन अवसादों को नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनके द्वारा बहाकर दूसरी जगह ले जाया जाएगा, जिसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो अवसाद हैं ये अवसाद नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा कहाँ पर लाकर डिपॉजिट कर दिए जाएंगे? ये डिपॉजिट कर दिए जाएंगे समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर जो है इनका डिपोजिशन हो जाएगा।
और ये जो अवसाद हैं वो धीरे धीरे समुद्र का जो बॉटम सरफेस है वहाँ पर जाकर इकट्ठा होते रहेंगे और समय के साथ हजारों सालों के बाद इनकी लेयर पर लेयर जो है वो बनती जाएगी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये जो हैं यहाँ पर ये सेडिमेंट्स की लेयर्स हैं। क्लियर। और जब इन लेयर्स पर समय के साथ प्रेशर पड़ता रहेगा तो निर्माण होगा सेडिमेंट्री रॉक्स का। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, आग्नेय चट्टानों का इरोजन, उनका अपक्षय, फिर उनके जो अवसाद हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका डिपोजिशन और डिपोजिशन के बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होना, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है लिथिफिकेशन। आपको याद रखना है लिथिफिकेशन क्या है। लिथिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके चलते सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ है। क्लियर। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो हजारों सालों तक चलता है, जिसके अंदर ये सारे प्रोसेस शामिल होते हैं जैसे कि वेदरिंग, क्लियर, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। तो इन सभी को मिलाकर हम लोग बोलते हैं लिथिफिकेशन। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिए ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनमें आपको लेयर देखने को मिलेगी। अभी मैंने आपको समझाया, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि इनके अंदर आपको लेयर क्यों देखने को मिलेगी। और इन लेयर्स की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो वेरी करेगी, बिल्कुल वेरी करेगी। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा अवसाद आ जाए किसी टाइम पीरियड के दौरान। क्लियर। और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि किसी टाइम पीरियड के दौरान जो अवसाद हैं वो कम मात्रा में आए। क्लियर। भाई अवसादों से ही तो लेयर्स का निर्माण हो रहा है, तो जितने ज़्यादा अवसाद आएंगे उतनी मोटी लेयर होगी और जितने कम अवसाद बहा कर लाए जाएंगे उतनी ही लेयर की जो मोटाई है वो आपको कम देखने को मिलेगी। क्लियर। आगे बात करें। देखिए जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म हैं, जीवाश्म जो है वो आपको अवसादी चट्टानों के अंदर देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्लियर। ये चट्टानें जो हैं वो जनरली पोरस होती हैं। पोरस का मतलब ये हुआ कि इन चट्टानों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, जिनसे होता क्या है, जिनसे जो वाटर होता है वाटर फिल्टर होकर नीचे चला जाता है। क्लियर। और फिर वही वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म ले लेता है और फिर जो ग्राउंड वाटर है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पीने के लिए, अपने इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो ये ग्राउंड वाटर का निर्माण कैसे हुआ है? ग्राउंड वाटर का निर्माण जो है, जो सरफेस का वाटर होता है, सरफेस का वाटर जो है वो फिल्टर होकर, किससे फिल्टर होकर? अवसादी चट्टानों से फिल्टर होकर। क्यों फिल्टर हो पा रहा है? वो फिल्टर इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्लियर। तो एक तरीके से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो वाटर के लिए फिल्टर का काम करती है, जो सरफेस का गंदा पानी है उसको साफ करने का काम करती है और उसको साफ कर कर वो नीचे भेज देती है और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्राउंड वाटर में, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। आगे बात करें एग्जाम्पल्स की, तो याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंट्री रॉक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें शामिल हैं सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सेल, लोएस, गिजराइट, चौक, लाइमस्टोन, कोल, हेलाइट, पोटास और टिलाइट। क्लियर। तो ये सब क्या हैं? ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टिलाइट की और लोएस की। देखिए मैंने आपको बताया कि जो अवसाद हैं उनको बहुत सारी चीज़ें बहाकर ले जा सकती है, जैसे कि रिवर, पानी। क्लियर। विंड, हवा जो है वो भी अवसादों को बहाकर ले जा सकती है। क्लियर। अगर अवसादों को आइस बहाकर ले जाए और उनको डिपॉजिट कर दे तो जिस प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है उसको कहा जाता है टिलाइट। क्लियर। या इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जो चट्टानें हैं ये टिलाइट प्रकार की चट्टानें होती हैं। क्लियर। आगे बात करें लोएस की। देखिए अगर सेडिमेंट जो हैं वो हवा के द्वारा, विंड के द्वारा उनको बहाकर ले जाया गया है और उनको डिपॉजिट कर दिया गया है तो जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है उनको कहा जाता है लोएस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हैं ये लोएस प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और फैक्ट इसके बारे में आपको याद रखना है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, तो अर्थ क्रस्ट का लगभग 75% भाग जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से निर्मित हुआ है। क्लियर। लेकिन बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम के हिसाब से केवल 5% भाग ही जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कवर करती है, इसका, अर्थ क्रस्ट का। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आपको ये याद रखना है कि अगर हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स का कंपेयर करते हैं इग्नियस रॉक से, तो इग्नियस रॉक्स के कंपैरिजन में सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलते हैं।
सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनमें जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं स्टोन्स की, रेड सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे अवसादी चट्टानों में। कोल, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब भी आपको अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। क्लियर? कुछ मेटालिक मिनरल्स भी हैं जो कि आपको अवसादी चट्टानों में मिल जाएंगे। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं हेमेटाइट की। हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क होता है। तो हेमेटाइट के भंडारण भी जो है वो आपको अवसादी चट्टानों में मिल जाते हैं। फोस्फेट भी जो है वो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक्स को हिंदी में कहा जाता है रूपांतरित चट्टानें। अब रूपांतरित से आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो रूपांतरित चट्टानें हैं इनका निर्माण दूसरी चट्टानों से हुआ होगा। अब इनका निर्माण हुआ कैसे है उसको जरा समझते हैं। देखिए होता क्या है, फोटो पर आपको ध्यान देना है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं, जो आग्नेय चट्टानें हैं या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अवसादी चट्टानें हैं, कुछ टेक्टोनिक प्रोसेस के चलते ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चट्टानें जो हैं वो नीचे खिसक जाए। क्लियर? और नीचे खिसकने के बाद में होगा क्या, जितना नीचे जाएगी उतना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। क्लियर? तो क्या मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो इग्नियस रॉक्स हैं या फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कुछ टेक्टोनिक प्रोसेस के चलते ये दोनों चट्टानें ऐसा हो सकता है नीचे खिसक जाएं, और नीचे खिसकने के बाद में ये चट्टानें जो हैं वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर आ जाती हैं, जिसके चलते इन चट्टानों की जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी और निर्माण होगा मेटामॉर्फिक रॉक्स का। क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं आया है तो थोड़ी देर रुकिए, अभी हम लोग रॉक साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं, वहाँ पर ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि नीस जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, स्लेट, सिस्ट, मार्बल और क्वार्टजाइट। क्लियर? ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि किस प्रकार की चट्टानों से किस प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण हुआ है। तो देखिए इधर जो है यहाँ पर ये इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स मेंशन की गई हैं, और यहाँ पर इन्फ्लुएंस कि किस कारण के चलते ये इग्नियस रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हुई है। क्लियर? अगर हम लोग बात करें ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट जो है वो एक इग्नियस रॉक होती है। ग्रेनाइट अगर ज़्यादा प्रेशर के अंडर आती है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है नीस में। बात समझ में आई? नीस का निर्माण किस प्रकार से हुआ? नीस का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से, ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर? आगे बात करें क्ले और सेल की। क्ले और सेल जब ये ज़्यादा प्रेशर के अंडर आती हैं तो निर्माण होता है सिस्ट का। आगे बात करें सैंडस्टोन की। सैंडस्टोन जब ज़्यादा टेम्परेचर के अंडर आता है, क्लियर, तो निर्माण होता है क्वार्टजाइट का। समझ में आ रही है बात? इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी क्ले और सेल। देखिए क्ले और सेल जब ज़्यादा प्रेशर के अंडर आएगी तो निर्माण होगा सिस्ट का, और क्ले और सेल जब ज़्यादा टेम्परेचर के अंडर आएगी, मतलब उनका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो निर्माण होगा स्लेट का। ध्यान रखना है स्लेट का। और जब स्लेट और ज़्यादा मतलब टेम्परेचर के अंदर आती जाएगी तो निर्माण होगा आपका फ्लाइट का। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको समझ में आई कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो फिर से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकती है किसी दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक में। क्लियर? आगे बात करें कोल की, तो कोल जब ज़्यादा टेम्परेचर या फिर प्रेशर के अंडर आएगा तो निर्माण होगा एंथ्रासाइट का। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, ये आपको याद रखना है। और एंथ्रासाइट वापस से कन्वर्ट हो सकता है किसमें? ग्रेफाइट में। क्लियर? आगे बात करें लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन जो है जब उसका ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो जब ज़्यादा टेम्परेचर के अंडर आएगा तो निर्माण होगा मार्बल का। क्लियर? तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर? अब एंड में हम लोग बात करते हैं रॉक साइकिल की। इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए रॉक साइकिल क्या होता है? रॉक साइकिल एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो पुरानी चट्टानें हैं वो नई चट्टानों में परिवर्तित होती रहती है। क्लियर? तो क्या बताया कि रॉक साइकिल जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो पुरानी चट्टानें हैं वो नई चट्टानों में परिवर्तित होती रहती है। क्लियर? जैसे कि हम लोग बात करें इग्नियस रॉक्स की, जो कि प्राइमरी रॉक्स होती हैं।
प्राइमरी रॉक्स क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं का निर्माण सबसे पहले हुआ है पृथ्वी की सतह पर। क्लियर? तो जो आग्नेय चट्टानें हैं इन्हीं से बाकी की दूसरी चट्टानें बनी हैं। क्लियर? जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में भी और मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी। बात समझ में आ रही है? और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो भी कन्वर्ट हो सकती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। क्लियर? इस फोटो पर आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर है ये इग्नियस रॉक्स जो कि प्राइमरी रॉक्स हैं। क्लियर? तो समय के साथ क्या होगा? समय के साथ इन चट्टानों में होगी टूट फूट, इनकी होगी वेदरिंग, इरोजन। क्लियर? और इनके जो सेडिमेंट्स हैं, इनके जो अवसाद हैं उनको बहाकर ले जाया जाएगा। किनके द्वारा? हवा लेकर जा सकती है, नदियाँ लेकर जा सकती हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि आइस के बारे में मैंने आपको बताया। तो इन अवसादों को बहाकर ले जाया जाएगा और डिपॉजिट कर दिया जाएगा कहाँ पर? जो समुद्र हैं उनके बॉटम सरफेस पर, और समय के साथ वहाँ पर निर्माण होगा सेडिमेंट्री रॉक्स का। क्लियर? तो इग्नियस रॉक से कौन सी चट्टानें बनी? सेडिमेंट्री रॉक्स। ये बात आपको समझ में आई। और अब ये भी हो सकता है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये नीचे की ओर खिसक जाए, और जब ये नीचे की ओर खिसक जाएगी तो वहाँ पर इनको मिलेगा ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर। तो ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर के अंडर जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स आएंगी तो इनकी नेचर में चेंज आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स में। बात समझ में आ रही है? तो इग्नियस से क्या बना? इग्नियस से बनी सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट हो गई मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अब आगे समझो, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ऐसा हो सकता है कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये पूरी तरीके से पिघल जाए, और यहाँ पर ये देखिए ये है मैग्मा चैम्बर, और पूरी तरीके से पिघलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाए मैग्मा में, और वो मैग्मा जाकर मिल जाए कहाँ पर? मैग्मा चैम्बर में। और मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा है वो या तो ऊपर की ओर उठकर पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा और वहाँ पर आकर ठंडा होगा, और जब वो पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होगा तो निर्माण होगा इग्नियस रॉक्स का। और वो वाली इग्नियस रॉक्स जिनका निर्माण पृथ्वी की सतह पर आकर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्केनिक रॉक्स। आई होप कि आपको याद होगा। बात समझ में आ रही है? और अगर मैग्मा, ये जो मैग्मा चैम्बर है इसी के आसपास ठंडा हो जाए तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, जो भी इग्नियस चट्टानें ही होती हैं। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है प्लूटोनिक रॉक्स का? याद है? उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से निर्माण हो गया किसका? इग्नियस रॉक्स का। तो ये जो पूरा साइकिल है ये इसी तरीके से चलता रहता है। जो पुरानी चट्टानें हैं वो नई चट्टानों में बदलती रहती हैं। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में और रॉक साइकिल के बारे में। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर आपको बता देना है। ये चीज़ जो है मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। क्लियर? अगर डिस्कशन अच्छा लगा है और आपके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल रहा है तो इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।